एक्सप्रेशंस रेगुलेशन इज नथिंग बट, मान लो, अब देखो मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि 7:55 हो गया है, अभी जो लोग अभी इसके बाद आएंगे तो आई कैन नॉट हेल्प देम, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल एड। ओके, देखो, ये मान लो हमारा कोई जीन है, ठीक है, ये कोई जीन है, कोई भी जीन है, कोई भी सा कंसिडर करो, एनी जीन, ओके, एनी ऑफ द जीन, एनी ऑफ द जीन, एग्जाम्पल द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आइज, ब्राउन आइज, ठीक है। अगर ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है, इसके एक्सप्रेशन के लिए कोई तो फैक्टर्स रहे होंगे ना, जो ये ऐसे एक्सप्रेस हो गया। अगर ये एक्सप्रेस हो गया तो ऐसे क्या फैक्टर्स रहे होंगे जिन्होंने इसको रेगुलेट करवाया, मतलब इस प्रोसेस को करने लगाया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स आए जिन्होंने कुछ तो भी रेगुलेशंस किए, कुछ तो भी काम किया। वो कुछ तो भी काम तो आपको दिखाऊंगी, धीरे धीरे समझ में आएगा वो क्या काम किया जिसकी वजह से जीन्स जो है वो एक्सप्रेस हुए। समझ गए? पहले तो हेडिंग में ही मतलब समझो, है ना। ज्यादा डिटेलिंग तो हमको समझ में आती जाएगी, बस हेडिंग अगर समझ जाती है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू पीपल। फाइन। जीन का एक्सप्रेशन अगर हो रहा है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको एक्सप्रेस होने में हेल्प की, दैट इज कॉल्ड एज जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। देखो क्या लिखा है अभी, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस बाय विच जीन इज रेगुलेटेड एंड द प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, देखो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, डीएनए से बनाते हैं हमारा एमआरएनए। लेकिन क्या आपको याद है हमने कैसा एमआरएनए बनाया है? हमने हमेशा हेट्रोन्यूक्लियर एमआरएनए बनाया है। जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनने के पहले वाला आरएनए, दैट इज व्हाट इज बीच में एक स्टेप में नहीं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए आपको मैंने बताया था बनता है, जिसके ऊपर अपन स्प्लाइसिंग, केपिंग, टेलिंग करते हैं और फिर उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं। याद है? तो आपको आपको आपका वाला आरएनए जो आपको फाइनल में मिलता है वो क्या है? एमआरएनए बोलो, सेकेंडरी आरएनए बोलो, प्रोसेस्ड आरएनए बोलो, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी ना। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि मेरे को आपको सिर्फ यही समझाना है कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है फाइनली, तो ये कैसा होता है, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। आपने देखा है ना, बहुत सारी स्टेप्स आई थी। ऑल्दो हम इसको एक मोटा मोटा जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, जब हम मोटे हिसाब में बोलते हैं। लेकिन जब हम एक एक स्टेप से जाते हैं, हमको दिखता है कि बहुत सारी नंबर ऑफ स्टेप्स है ना। इसका मतलब हमारा जो डीएनए है उसमें कुछ तो जीन्स रहे होंगे जिन्होंने एमआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करी है ना। एमआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करी है किसने? डीएनए के अंदर जो जीन्स है उनके पास कुछ तो ऐसे रेगुलेटरी फैक्टर्स होंगे जिन्होंने हेल्प करी डीएनए को एमआरएनए बनाने में, है ना। अच्छा, डीएनए के लिए जरूरी क्यों होता है एमआरएनए बनाना? मतलब मैंने आपको ये चीज बताई थी, किसको किसको याद है कि डीएनए के लिए हमारा एमआरएनए बनना क्यों जरूरी है? मतलब डीएनए इतनी एनर्जी क्यों, हमारा सेल इतनी एनर्जी क्यों खर्चा करेगा डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए? डीएनए भी तो बैठा है ना, तो वही काम तो डीएनए भी कर सकता है, तो एमआरएनए ही क्यों आया? क्वेश्चन गोज टू ऑल ऑफ यू। नो पलक, आपका आंसर बहुत दूर है, मेरे को एक्यूरेट आंसर चाहिए। बट इट्स गुड, आपने ट्राई किया। आप सबको ट्राई करना है, सिर्फ पलक है कि मेरी क्लास में? वेरी गुड कमल, एक्सीलेंट जॉब। कमल का आंसर बिल्कुल सही। नो नैना, योर आंसर इज रॉन्ग। देखो कमल कभी कभी क्लासेस करता है लेकिन उसके दिमाग में बैठ गया है ये। वेरी गुड कमल, करेक्ट। इसलिए बोलती हूँ रोज क्लासेस करो, एक दो क्लासेस करने से ही इतना आ रहा है तो फिर बाकी भी आएगा ना। समझ रहा है तुमको? नो डिंकी, इट्स रॉन्ग। चाटा लगाओ एक एक तुम, डिंकी, नैना, पलक, चाटा लगाओ अपने आप को एक एक। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो अपने आप को दो दो चाटे लगाओ। पलक रॉन्ग, डिंकी रॉन्ग, दोबारा चाटा लगाओ अपने आप को। क्वेश्चन का आंसर सोचो। मैं बोल रही हूँ डीएनए से हमारे एमआरएनए का बनना क्यों जरूरी है, डीएनए डायरेक्ट काम क्यों नहीं कर सकता है, इसको बनाता क्यों है? नो डिस्टी, इट्स रॉन्ग।
चाटा लगाओ रिश्ती। जिन जिनको चाटा लगाने बोल रही हूँ अपने आप को चाटा लगाओ, और जो आंसर नहीं दे रहे हैं अपने आप को 2 चाटा लगाओ। सिर्फ कमल ने आंसर दिया है, बता दो आंसर। कमल ने बोला मैम नो डिंकी इट्स रॉन्ग अगेन। एक और चाटा लगाओ। डीएनए इज वेरी सेंसिटिव, मैंने बताया था डीएनए सेल के बाहर नहीं निकल सकता, न्यूक्लियस के बाहर, बार बार बताया था। ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। नाउ रिश्ती आई हैव आंसर्ड। ओके, सो ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, बट इट्स गुड दैट यू ट्राइड। तो ये डीएनए है, इसके अंदर हमारा जो डीएनए है वो बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि डीएनए इज वेरी सेंसिटिव। अब वेरी सेंसिटिव मैंने आपको बताया भी था, आप भूल गए तो इट्स वेरी बैड कि आप भूल गए, क्योंकि डीएनए के ऊपर अटैक करने के लिए आपको पता है ना, सेल में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियसेस हैं, तो डीएनए क्यों बाहर निकलेगा? डीएनए को पता है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था डीएनए और मोदी जी का। घूमेंगे क्या मोदी जी ऐसे ही बाहर, रैंडमली इच्छा हो गई उनकी चलो पिरामिड सिटी घूम के आते हैं? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ऐसे बिना बॉडीगार्ड्स के नहीं घूम सकता। तो डीएनए को बॉडीगार्ड्स नहीं है, इसलिए डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही लॉक्ड रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आएगा और काम करेगा, क्योंकि द मोमेंट डीएनए ऐसे बाहर आया, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने वाले बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रही है आप लोग को ये वाली बात? आपको ये बात दिमाग में बिठानी है कि डीएनए खुद कभी नहीं जाएगा। तो फिर दीदी ये जो डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह होता है, ये सब कहाँ होता है? ये सब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर ही होता है। याद है एस फेज, एम फेज, भूल गए हो? क्या है ये? ऐसे भूलना नहीं है तुम लोगों को, ये बहुत बेसिक आंसर था, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 10 द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब मुझे बताओ, ये हमारा बना था डीएनए से। अभी मैं अगर एमआरएनए बोलती हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, है ना? क्योंकि हमने देखा था कि हमारा डायरेक्ट ऐसे फ्रेश एमआरएनए नहीं बनता है। कैसा एमआरएनए बनता है? मिक्स्ड वाला। मिक्स्ड यानी एक्सॉन फिर इंट्रॉन, एक्सॉन फिर इंट्रॉन, एक्सॉन फिर इंट्रॉन। देख रहे हो, कुछ डार्क सेक्शन बनाया है, कुछ लाइट बनाया है। तो ये एक्सॉन हमारे लिए यूजफुल होता है, इंट्रॉन जो है हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। समझ रहे हो? तो उसको अपन स्प्लाइसिंग, केपिंग, टेलिंग करते हैं। ये वाला प्रोसेस याद है आपको? सेपरेट नोट आता है कि राइट अ नोट ऑन प्रोसेसिंग ऑन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। या फिर ऐसा, इसकी जगह पता है तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या डालेंगे? राइट अ नोट ऑन प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। मैं तुमको क्यों बता रही हूँ मैं नहीं बताऊंगी, मेरे लिए क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। समझ रहे हो? ऐसे लिखने आना चाहिए तुमको, समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्राइमरी प्रोडक्ट है। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब जो फर्स्ट स्टेप में बन गया, समझ रहे हो? उसकी प्रोसेसिंग अभी तक नहीं हुई है, तो ये बात दिमाग में बिठाओ। तो डीएनए से हमारा बनता है एमआरएनए, इज इट विजिबल? या और एमआरएनए से हमारी बनती है प्रोटीन की चेन या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये कैसे बन रही है? इट इज ड्यू टू सर्टेन जीन्स, है ना? कौन से जीन्स? डीएनए के कुछ जीन्स थे जिन्होंने बनाया एमआरएनए, और एमआरएनए से बना है हमारा प्रोटीन है ना? तो ये जीन्स की वजह से ही हुआ ना कि हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। मुझे बताओ ये वाले पेज में ऐसा कुछ है क्या जो आपको नहीं समझ में आया? और बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, इट्स रियली बैड। और ये वाला प्रोसेस भी मल्टी स्टेप है। ओके पलक, गुड बेटा। एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है ये भी मल्टी स्टेप है। एक्चुअली क्या होता है, मल्टी स्टेप नहीं बोलते हुए आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व है। क्यों? देखो पहले टीआरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में, वो पकड़ करके ले आता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड, है ना? और एमआरएनए जो है मतलब दो राइबोसोम्स की यूनिट के बीच में फंस जाता है और राइबोसोम्स की यूनिट उसको रीड करती है। तो आपको ये प्रोसेस को देख के याद रखना है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना? इज दिस पार्ट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Should I move? Okay, fine. Fine. Now I will move to the next part. देखो क्या लिखा है, जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस इज रेगुलेटेड एट डिफरेंट levels, है ना? अब ऑब्वियस बात है अलग अलग लेवल्स पे हो रहा है।
अगर अपन ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो क्या होगा, एमआरएनए से डीएनए से हमारा एमआरएनए बनता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्रोसेसिंग लेवल की बात करो तो क्या लिखा है, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। अभी मुझे बताओ, मैंने आपको बार बार बताया कि ये हमारा बनता है हेट्रोन्यूक्लियर एमआरएनए, याद आया? या फिर हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बोलो, एमआरएनए मत बोलो अभी तक, जिसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्यों ट्रांसक्रिप्ट बोल रहे हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, पी और ये टी मुझे ना ऐसे फोन में देखना पड़ रहा है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, तो इसको क्यों अपन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप के बाद जो प्राइमरी प्रोडक्ट बना है ये बना है, अभी तक ये प्रोसेसिंग में नहीं गया है। जब ये प्रोसेसिंग में जाएगा तो अपन प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं तो ये भी खुद ब खुद नहीं हो रही है, ये भी क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ जीन्स हैं जो इस प्रोसेस को, ये ब्लर क्यों हो रहा है, कुछ जीन्स हैं जो इस प्रोसेस को भी रेगुलेट करवा रहे हैं। जीन्स रेगुलेट दिस प्रोसेसिंग, है ना। खुद ब खुद होता है क्या, आरएनए बोलता है चलो अभी मैं बन गया हूं, अभी मेरे को प्रोसेस करना है। जीन्स होते हैं जो इसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। बार बार बताती हूँ कि ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है हमारा बहुत बड़ा डीएनए, डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है और ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है, डीएनए नहीं निकल सकता ना, इसलिए तो हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो निकल सकता है बाहर, ठीक है। अच्छा, तो दीदी एमआरएनए में चांसेस नहीं है क्या एंजाइम्स के अटैक करने की, और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं तुम्हारे कि एमआरएनए के ऊपर अटैक नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन एमआरएनए निकलता है और फटाक से राइबोसोम्स की 2 यूनिट उसके ऊपर आके ऐसे बैठ जाती हैं, समझ रहे हो, इसलिए ज्यादा कोई ऐसे रिस्क के चांसेस नहीं होते हैं। बट डीएनए नहीं निकलता है। और अगर मान लो हमारे एमआरएनए में कुछ चेंजेस आ गए, एंजाइम्स की वजह से कुछ एमआरएनए कट गया, ऐसा होता नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो डीएनए तो पड़ा ही है ना, वापस कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए तो बन ही सकता है ना। बट अगर एक बार हमारी ओरिजिनल चीजें खराब हो गई, डिफेक्ट आ गया डीएनए में, तो बाद में भी डिफेक्टिव चीजें ही बनती रहेंगी, समझ रहे हो। जैसे मेरे ये नोट्स गुम हो गए हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, मेरी ओरिजिनल चीज गुम हो गई, अब मुझे दूसरों से जेरोक्स मंगवानी पड़ रही है मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स से, समझ रहे हो। तो बात यही है कि ये हमारा सेल है, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर बहुत बड़ा हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा एमआरएनए बनता है, और ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर निकलता है, ये आ गया बाहर, ठीक है। अब भूल जाओ अंदर नहीं है, निकल के बाहर आ गया। इसके ऊपर ना ऐसे कोई रिएक्शंस होने की बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, एंजाइम्स का अटैक वगैरह, क्योंकि ना द मोमेंट एमआरएनए ये समझो निकल गया, ये यहाँ मैंने सीधा करके लिखा है, तो ना ऐसे राइबोसोम्स की यूनिट आ जाती है इसके ऊपर, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो ये वाली बात, ये वाली बात आपके दिमाग में बिठा दो, है ना। अब देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ये तो समझ गया। और ट्रांसलेशनल लेवल का मतलब क्या होता है कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है। अब समझ में आई ये वाली बात। टेक 1 मिनट टू ऑब्जर्व, जो आपको नहीं समझ में आया पूछो फटक से, तो फिर नहीं तो हम आगे चलें। काफी सारे लोग नहीं आए हैं, दैट इज रियली बैड, क्योंकि आज का पार्ट नहीं समझेगा फिर कल भी नहीं समझेगा। थर्ड पॉइंट, कशिश ऐसा नहीं पूछना है आपको बेटा। थर्ड पॉइंट आप मुझसे प्रॉपरली बताइए मैम, ये वाला लाइन, रिश्ती क्या हो रहा है आपके साथ, बार बार ऐड हो रहे हो, रिमूव हो रहे हो, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिश्ती? बच्चा खिड़की की तरफ बैठो या फिर हॉल की तरफ बैठो जहां पे मेन डोर्स खुले हुए हो ना। ओह, ओके फाइन फाइन, क्योंकि बार बार आपका ऐड हो रहा है फिर रिमूव हो रहा है ना, तो दैट इज द प्रॉब्लम फॉर यू ओनली, ओके। चलो देखो, कशिश ने मुझसे थर्ड लाइन, कशिश कौन सी थर्ड लाइन, 10 जीन एक्सप्रेशन या जीन एक्सप्रेशन वाली अलग से, इसलिए मैं बहुत स्लो बता रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने तुमको सिर्फ इतने से पैराग्राफ में 1 पेज 1.5 पेज एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये चीज बहुत मतलब वर्ड्स में से समझ में नहीं आता है इजीली। फटाफट बताओ। देखो बोल भी नहीं रही अभी कशिश। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए,
क्या बताया ये मैंने, ये क्या बताया मैंने अभी, इधर देखो, ध्यान दो। ये हमारा डीएनए है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा एमआरएनए बनता है। ये कौन सा प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए बनना? क्या बताया शुरुआत में ही, डीएनए से एमआरएनए बनना, क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, बन गया। अब ये एमआरएनए इसके अंदर थोड़ी रहेगा। अभी मुझे बताओ, मम्मी ने खाना बनाया, तो खाना बना के किचन में ही रख देगी क्या, कि खिलाएगी भी तुम लोगों को, तुमको बोलेगी ना खाओ उठा के, या फिर ले लो, या फिर तुमको सर्व करके देगी? तो ये एमआरएनए बन चुका है, तो इसको बेटा सेल के बाहर भी तो आना है ना, तो ये सॉरी न्यूक्लियस के अंदर बन चुका है, तो इसको न्यूक्लियस के बाहर आना है। ये निकल के आया कहाँ से, न्यूक्लियस को देखो, मैं ऐसे ना न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रही हूँ ना, ऐसे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं 3 से 4, मैंने आपको याद है माइटोसिस में बताया था, है ना। तो ये पोर्स होते हैं, यहाँ से हमारा एमआरएनए बाहर निकलता है। कहाँ बन निकलता है, सेल में, और डीएनए बना लो, ठीक है। एमआरएनए निकला, ये बाहर आ गया। अब ये निकलता है ना, इसके ऊपर फटाक से राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स आकर के बैठ जाती हैं। बहुत गंदा बना है ये, फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे 2 यूनिट्स आकर के बैठ जाती हैं, और फिर हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा तो दीदी हमारे लिए प्रोसेस हो गया, प्रोसेस आप करोगे ना, मैं फाइनल स्टेप की बात कर रही हूँ, प्रोसेसिंग आप करो, फुल फ्रेश एमआरएनए पूरा प्रोडक्टिव वाला बनाओ, ठीक है। दैट इज व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस। इज इट गुड, इजी कशिश? हम लोग नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। कशिश, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? ओके okay, genes of the cells are expressed to perform different functions. Example, an enzyme beta galactosidase is synthesized by E. coli. अब देखो एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं अपन बीटा गैलेक्टो, 1 सेकेंड, गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। ये जो एंजाइम होता है ना, ये बेसिकली पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब अपन लैक्टोज का ब्रेकडाउन करते हैं ना, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। अच्छा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मूला आपको पता होने की जरूरत नहीं है, सेम ही रहता है वैसे तो, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट्स में डिफरेंस रहता है। आपको ये केमिस्ट्री में मैम बताएंगे कि जैसे आपको अगर केमिकल कंपाउंड्स दे दिए गए और ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज मिक्स करके दे दिया, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला तो सेम है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का H12O6, लैक्टोज आई एम नॉट हैविंग, एंड याद नहीं है मुझे, C22H11 ऐसा कुछ तो भी फॉर्मूला है, ठीक है, C22H11 एंड O, I don't remember. I'll have to take a revision of this, but that's not important for my part. My point is just that कि इनका केमिकल फॉर्मूला अगर सेम है, कंपोजिशन सेम है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो सबसे पहला तो आप इनके मेल्टिंग पॉइंट्स चेक करते हो केमिस्ट्री में। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इनके फंक्शनल ग्रुप्स अलग हैं, ठीक है, तो वो अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको, फंक्शनल ग्रुप्स ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज ये सब आपको पता पड़ जाएगा पढ़ते पढ़ते, बस इतना समझ के चलो कि ये चीजें आपको मतलब इट्स फॉर केमिस्ट्री पर्पस, ठीक है। तो अभी देखो, ये लैक्टोज का ब्रेकडाउन अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। अगर लैक्टोज का ब्रेकडाउन आपको करवाना है इन दो में, तो ये एंजाइम चाहिए बीटा गैलेक्टोसिडेज। अगर ये एंजाइम नहीं आएगा तो ये नहीं टूटेंगे, है ना। और ये कौन सी शुगर है, इट्स अ डाइसैकेराइड, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स शुगर, बड़ी वाली, है ना, 2 यूनिट्स छोटी छोटी जोड़ करके बनी है। whereas this glucose and this galactose, yeah, these are monosaccharides. What is mono? Single. Saccharides means sugars, ठीक है ना। आपने वो सुना है क्या, सैकरीन सुना होगा ना, गोले वाले ऐसे गोले खाते हो ना तुम लोग, मैं भी खाती हूँ, तो उसमें वो लोग शक्कर ना डालते हुए सैकरीन डालते हैं, तभी अपन गोला खाते हैं ना, तो अपन जल्दी से बीमार हो जाते हैं, पता है, या फिर गला वाला खराब हो जाता है अपना, है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड्स है, मतलब इसमें सैकरीन होता है ना, जो हमारे गले के लिए अच्छा नहीं होता है, समझ रहे हो ये वाली बात। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो बन रहे हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं, लैक्टोज जो हम लोग का है ये डाइसैकेराइड है, इसको इसमें टूटना है। अभी मुझे बताओ ना बच्चे, आप खाना खाते हो, कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हो, तो उसका ब्रेकडाउन होता है ना छोटे छोटे फूड स्टफ्स में, है ना, मतलब छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स में, और उसमें से फिर न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, बाकी सारा डाइजेस्ट होता है। तो लैक्टोज को आपको तोड़ना है, तो आपको कोई तो एंजाइम्स चाहिए रहेंगे ना, तो वो एंजाइम कौन सा रहता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। तो अगर ये एंजाइम नहीं आएगा तो ये प्रोसेस होगा क्या, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेकडाउन होगा क्या, अपना लैक्टोज नहीं होगा। तो ऐसा क्या हुआ जो बीटा गैलेक्टोसिडेज आया, इसको भी तो किसी जीन ने कंट्रोल किया होगा, मैं बस यही बताना चाह रही हूँ इतनी देर से। ये सारी फैक्टर्स हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं,
जीन्स कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जिसकी वजह से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं और ऐसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं। इज दिस पार्ट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स वेरी इजी। ठीक है, चलो हम देखते हैं, आगे आ जाएगी चीजें समझ में। देखो क्या लिखा है। For example, an enzyme beta galactosidase is synthesized by E. coli. It is used for hydrolysis of lactose into glucose into galactose. Hydrolysis means क्या? वाटर के प्रेजेंस में बीटा गैलेक्टोसिडेज आएगा जो लैक्टोज को तोड़ देगा दो छोटी छोटी शुगर की यूनिट्स में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। समझ में आ गई आप लोगों को ये वाली बात? देखो अगर अब नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, इफ ई कोलाई डज नॉट हैव लैक्टोज इन द सराउंडिंग मीडियम एज अ एनर्जी सोर्स द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज वोंट बी सिंथेसाइज्ड। अब मुझे बताओ, खाना खाया ही नहीं तो डाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। आप लोग को खाना तो खाना पड़ेगा ना, खाना ही नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी बॉडी को? तो वही कह रही हूँ कि ये लैक्टोज अगर आजू बाजू में इकोलाई के बॉडी में होगा ही नहीं तो इकोलाई के जो जीन्स हैं बॉडी के वो बीटा गैलेक्टोसिडेज क्यों सिक्रीट करेंगे? दैट मीन्स presence of lactose will govern this production of beta galactosidase, है ना। अगर लैक्टोज आएगा ही नहीं, इकोलाई की ये इकोलाई है, हाँ मैंने मान लो इकोलाई बनाया। इकोलाई क्या है? इस्चुरेशिया कोलाई, क्या है? ये बैक्टीरिया है ना। अगर इसकी बॉडी में लैक्टोज आएगा ही नहीं, इसको शुगर मिलेगी ही नहीं, खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज सिंथेसाइज ही नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो बीटा गैलेक्टोसिडेज के सिंथेसिस के लिए लैक्टोज का सराउंडिंग में होना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना अगर नहीं खाओगे तो आपका स्टमक डाइजेशन किसका करेगा? है ना, उसको काम करना है। अगर आपकी बॉडी को एनर्जी देनी है तो एनर्जी देने के लिए स्टमक को क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना। खाना चाहिए तो आपके स्टमक को आपको खाना देना पड़ेगा ना। आप खाना ही नहीं दोगे तो फिर आपका स्टमक एंजाइम्स एसिड्स बनाते जाएगा, किसी चीज का सिक्रीशन होते रहेगा और आपको एसिडिटी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि स्टमक तो ये चीजें बना रहा है। लेकिन हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है वो कि एसिड्स वगैरह बनते हैं और हमको एसिडिटी होती है। बट इकोलाई की एसिडिटी की बात पढ़ी है क्या कभी तुमने? फिलहाल तक तो नहीं पढ़ी होगी, है ना। मतलब इकोलाई की बॉडी में जब तक लैक्टोज नहीं आएगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज आएगा नहीं, और ये आएगा नहीं तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होगा नहीं, है ना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं होगा ब्रेकडाउन। ये दोनों क्या है? छोटी वाली शुगर्स है, मोनोसैकेराइड्स। छोटी शुगर का मतलब क्या है? मोनो, है ना, छोटी छोटी यूनिट्स है। और ये कैसा है? बड़ा शुगर का यूनिट है, दैट इज अ डाइसैकेराइड। इसका मतलब तुमको समझा क्या रही हूं मैं, ये कॉम्प्लेक्स है मटेरियल और ये ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें? सिंपल में। समझ में आई ये वाली बात? फटाक से बताओ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट माय पॉइंट इज एक्चुअली? 1 minute to all of you. गुड भावेशा, गुड। जिसको नहीं समझा है वो मुझसे फटाक से पूछो, नहीं तो अपन आगे चल सकते हैं। गुड अंजलि, गुड कशिश, गुड नैना। ओके, बाय द वे राखी इज कमिंग ऑन मंडे बट आई विल नॉट गिव यू अ हॉलीडे, क्योंकि हॉलीडे मतलब आपको क्यों जरूरत है? सुबह सुबह है ना मेरा क्लास, तो इतनी सुबह तो तुम लोग राखियां बंधवाते नहीं हो भाई लोग, और तुम बहनें भी इतनी सुबह को तो कुछ करती नहीं हो, है ना, क्योंकि मैं भी बहन हूं, है ना। तो आप लोगों को क्लास तो लेनी ही है, मतलब मुझे ऑलरेडी हमारी सैटरडे छुट्टी होती है ना, ऑल्दो हम लोग सैटरडे की क्लास बाकी दिन हम लोग कंपेंसेट करते हैं 10-10 मिनट्स लेकर के, लेकिन मंडे मतलब राखी है तो राखी का एनवायरनमेंट तो वैसे भी 10-11 के बाद ही सेट होता है ना घर पे। तो मेरी क्लास तो 8:50 तक होती है, तो मैं तो क्लास लेने वाली हूँ, ठीक है। और जो बॉयज क्लास में नहीं आएंगे उन लोगों को मैं, उन लोगों के ऑलरेडी बेचारे बॉयज के पहले ही जेब खाली हो जाते हैं, उन लोग को क्या ही फाइन लगाऊं, और गर्ल्स तुम लोग से मैं फाइन लूंगी उस दिन। फाइन क्या लेंगे ना, तुमसे पैसा नहीं लेंगे, तुमको 20-20 बार डायग्राम्स बनवाऊंगी, इसलिए सुबह मेरी क्लास कर लेना चुपचाप से, ठीक है। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? देखो क्या लिखा है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखो, सो इट इज द मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। मेटाबॉलिक कंडीशंस मतलब ई कोलाई की बॉडी में अगर लैक्टोजी, मैंने इतना बड़ा ई कोलाई बनाया नहीं, दिखता नहीं इतना बड़ा, ठीक है, छोटू सा होता है, क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है ना। तो ये इतनी अगर लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे उसके मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म मींस खाना खाया उसने, उसको न्यूट्रिशन दिया आपने,
ठीक है। तो ये लैक्टोज जो है आपने दिया उसको शुगर है ना, अगर उसके आजू बाजू में ये लैक्टोज रहेगा ही नहीं तो ये अपना बीटा गैलेक्टोसिडेज क्यों ही सिंथेसाइज करेगा, समझ पा रहे हो? बीटा गैलेक्टोसिडेज आएगा नहीं तो ये लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा सिंपलर शुगर्स में, है ना, दैट इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसिडेज। समझ पा रहे हो ये वाली बात को? ये बीटा गैलेक्टोसिडेज किसके रिस्पॉन्स में आता है? लैक्टोज के। मतलब अगर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू अगर इसके पास लैक्टोज आया ही नहीं, फूड स्टफ दिया ही नहीं हमने, वैसे तुम देते हो क्या बैक्टीरियाज को फूड? नहीं, अगर आप लेबोरेटरी में इस पे काम कर रहे हो तब आप इसको देते हो, वरना तो आप इसको कुछ नहीं देते तो भी ये एनवायरमेंट में रहता है ना। ये मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि लैक्टोज जो है इसको हमको ब्रेक करने के लिए बीटा गैलेक्टोसिडेज चाहिए और ये बनाता है इकोलाई खुद। तो इसका ब्रेकडाउन के लिए इसको लैक्टोज तो रहना चाहिए ना सराउंडिंग में, लैक्टोज रहेगा ही नहीं तो ये एंजाइम बनाएगा ही क्यों, अपनी एनर्जी खर्चा करेगा ही क्यों? समझ गए ये वाली बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो क्या लिखा है, सो इट इज द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट एक्सप्रेस रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। अभी मेटाबॉलिक कंडीशन ही तो थी, लैक्टोज आया ही नहीं होता तो ये मेटाबॉलिज्म करता ही नहीं उसके सराउंडिंग में, अपने सेल के सराउंडिंग में, है ना। इसका मतलब लैक्टोज के आने की वजह से बीटा गैलेक्टोसिडेज सिंथेसाइज हुआ। समझ में आया? तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। जीन्स दिख रहा है ना सराउंडिंग में लैक्टोज है, तो दिस रेगुलेशन विल बी डन बाय जीन्स टू secrete बीटा गैलेक्टोसिडेज और टू सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसिडेज। इज दिस पार्ट क्लियर? The differentiation and development of an embryo into an adult organism is also the result of coordinated regulation and expression or several set of genes. मान लो तुम बेबी चाइल्ड थे, ठीक है, स्मॉल, ओके, उससे बन रहे हो तुम धीरे धीरे एडल्ट, तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू योर जीन्स। योर जीन्स रेगुलेट द प्रोसेसेस, ओके, जीन्स रेगुलेट द मैकेनिज्म्स, डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट बोलो, मैकेनिज्म बोलो, प्रोसेसेस बोलो, है ना। तो ये आपके जीन्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आप चाइल्ड से अडल्टहुड तक जा रहे हो और फिर अडल्ट से बुढ़े भी हो जाओगे थोड़े समय में, है ना। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर जीन्स। इज दिस पार्ट वेरी क्लियर? ओके, सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन। कोऑर्डिनेटेड मतलब सारे जीन्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं ना, कि एक जीन बोलते हैं नहीं मैं मेरा काम करूंगा, तुम अपना करो, दूसरा बोले नहीं मैं अपने हिसाब से करूंगा, ऐसा नहीं होता है। सारे जीन्स रेगुलेशंस में रहते हैं, तभी तो हम लोग के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अगर हार्मोन बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो फिर आपको वापस से चेकअप करवाना पड़ता है और आपको हार्मोन की लेवल्स प्रॉपर करनी पड़ती है ना। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के जो जीन्स हैं, सेट ऑफ जीन्स बोलो या फिर सेवरल जीन्स, एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, अगर आपकी आईज आप कहीं और देख रहे हो, आपके हाथ आपके कहीं और डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं कहीं और खड़ी हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी कि देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम विद दिस पर्सन, है ना, या दिस पर्सन इज हैविंग सर्टेन मेंटल इश्यूज और पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड और देयर इज सर्टेन डिसकोऑर्डिनेशन और नॉन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द जीन्स, है ना, और हॉर्मोन्स, है ना, देयरफॉर द पर्सन इज हैविंग सर्टेन मेंटल रिटार्डेशन इश्यूज, है ना। तो आप ये वाली बात समझ पा रहे हो कि हमारे जो जीन्स हैं, सेट ऑफ जीन्स एक साथ काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है। इज दिस पार्ट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आस्क, फटाफट पूछो। ओके अंजलि, ओके कमल, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हम आगे चल सकते हैं फिर। चलो आई विल मूव नाउ। ओके, क्या लिखा है? नाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच द ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन इन रिस्पांस टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। मतलब हमारा जो जीन का एक्सप्रेशन है, अभी मुझे बताओ, हमको ठंड लगती है तो क्या हम मर जाते हैं? क्या नहीं मरते, है ना। हमारी बॉडी के जीन्स जो है, हमारी बॉडी के जीन्स को पता है कैसे सर्वाइव करना है, बॉडी में टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। तो ये हमारे जीन्स है ना जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट को लेकर के चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ध्यान देते हुए एक्सप्रेस होते हैं, है ना, और संभालते हैं सारी सिचुएशन सराउंडिंग एनवायरनमेंट एम, है ना।
मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है ना। ये वाली बात आपको मैं क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि इकोलाई में हम ये देखेंगे कि कैसे लैक्टोज प्रेजेंट रहता है उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, और वो कैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीज, एसिटिलेज, ये 3 एंजाइम बनाता है। धीरे धीरे हम देखेंगे, सब काम की चीजें आएगी आपको, कल आएगी वो, शायद कल या फिर मंडे, व्हाटएवर इट इज, तो आएंगी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जीन्स का जब एक्सप्रेशन हो रहा है, तो ये हमारी बॉडी के जीन्स है ना जो रेगुलेट कर रहे हैं ये सारे एक्सप्रेशन, है ना, वही बता रही हूँ। अगर ऐसा हो रहा है ना, मतलब देर इज अ मैकेनिज्म बाय विच द ऑर्गेनिज्म रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। कोई तो भी मैकेनिज्म हो रहे हैं ना कि भाई जीन एक्सप्रेस हो रहा है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म है, लिखो क्या लिखा है, इफ सो वेदर सिंगल मैकेनिज्म एग्जिस्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स और डिफरेंट जीन्स और इट इज रेगुलेटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। मतलब इसके लिए क्या एक सिंगल प्रोसेस है जीन्स को एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, या मल्टी सेट ऑफ प्रोसेस है, एक साथ बहुत सारे प्रोसेस रेगुलेट हो रहे हैं। तो बस यही बात कही है कि या तो एक सेट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल है या फिर मल्टीपल सेट ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इसी बात के लिए। समझ पा रहे हो, या फिर बहुत सारे जीन, यानी कि एक सेट ऑफ जीन ही काम कर रहा है और इसके लिए सिंगल मैकेनिज्म है, या फिर बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स काम कर रहे हैं और मैकेनिज्म ही बहुत सारे हैं। समझ में आया तुमको ये वाली बात? फटाफट बताओ ये समझा क्या? एक पैराग्राफ हो गया है इसलिए मैं एक एक पैराग्राफ के बाद पूछती हूँ तुमसे। इज इट क्लियर? ओके मोनीश, गुड बेटा, गुड भाविशा, ओके फाइन, इट्स क्लियर टू मेनी ऑफ यू। ओके अंजलि, कमल, ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा है देखो, अब यहाँ पे से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, ठीक है, बहुत ध्यान देना। क्या लिखा है, सर्टन बैक्टीरिया लाइक इकोलाई अडेप्ट टू द केमिकल एनवायरनमेंट बाय सिंथेसाइजिंग सर्टन एंजाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट प्रेजेंट। अब देखो इकोलाई जो है ना, इस्चरेशिया कोलाई CO, है ना, तो ये सर्टन एंजाइम्स बनाएगा, सर्टन एंजाइम्स बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। आप उसको लैक्टोज दोगे ही नहीं मान लो, तो वो बनाएगा क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज? नहीं। अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट, ये इसके आजू बाजू की बात हो रही है, अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को देख करके ये एंजाइम्स बनाता है, ठीक है, अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को देख करके ये एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट प्रेजेंट, मान लो लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये बना लेगा, कौन, इकोलाई क्या बनाएगा, ठीक है। मान लो लैक्टोज की जगह कोई और शुगर प्रेजेंट है, तो ये उसकी अकॉर्डिंगली एंजाइम बनाने का अगर ट्राई करता है, फिर से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, इकोलाई अगर लैक्टोज प्रेजेंट है उसके बाजू में, तो वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा है ना, क्योंकि उसको क्या करना है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये याद रखो है ना, ये बार बार नहीं भी बनाओ तो मैं आपको समझ जाना चाहिए कि लैक्टोज बन रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो अगर इसको हमने सबस्ट्रेट चेंज कर दिया, सबस्ट्रेट मीन्स लैक्टोज, मुझे बताओ ना, इस एंजाइम का काम इस लैक्टोज पे ही तो हो रहा है। सबस्ट्रेट क्या होता है जिसपे काम हो रहा है, वेरी बैड, सबस्ट्रेट क्या होता है जिसपे काम हो रहा है ना, लैक्टोज, इस पे काम हो रहा है, क्यों, लैक्टोज के ऊपर ही तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्ट कर रहा है ना, और वो बना रहा है दो छोटे छोटे शुगर्स, अब दो शुगर्स, ठीक है, मैं लिख देती हूँ 2S, मतलब दो शुगर्स, इसका मतलब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज इज वर्किंग ऑन दिस लैक्टोज ना, है ना। कम इन द नेक्स्ट मीटिंग, ये एंड हो जाएगी फिर मेरा इंपॉर्टेंट बात छूट जाएगा, कम इन द नेक्स्ट मीटिंग।
Is Rishti added? Certain issues were there with her network. Yeah, Rishti is there. और नहीं, बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। क्या दिक्कत होती है जल्दी से आने में, मुझे समझता नहीं है। चलो मैं रुकती नहीं हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ देखो, अब क्या होता है, ये लैक्टोज आ रहा है, इसको देख करके बीटा गैलेक्टोसिडेज आ रहा है। मान लो हमने शुगर चेंज कर दी, ठीक है, हमने शुगर कर दी सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज कर दी। सुक्रोज भी डाइसेकेराइड है, ठीक है, सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड है। मान लो हमने सबस्ट्रेट चेंज कर दिया, ठीक है, किसके लिए, इकोलाई के लिए। देखो हमको नॉर्मल मैकेनिज्म ये पता है कि भाई इकोलाई लैक्टोज पे काम करता है, कैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज आता है और उसको तोड़ देता है दो छोटी शुगर्स में। मान लो हमने अब इकोलाई का सबस्ट्रेट ही चेंज कर दिया, सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर अब काम होने वाला है ना, सबस्ट्रेट ही था ना लैक्टोज भी, तो इसकी भी तो ऊपर काम हो रहा था, इसका ही तो डाइजेशन कर रहा था ना बीटा गैलेक्टोसिडेज, इसी का ही तो डाइजेशन यानी कि ब्रेकडाउन कर रहा था, है ना। तो यही चीज अगर सुक्रोज पे आती है, अगर मान लो हमारा ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट चेंज कर दिया, और अगर इकोलाई सक्सेसफुली इसका ब्रेकडाउन करने के लिए, अगर सक्सेसफुली इज एबल टू सिंथेसाइज रिस्पेक्टिव एंजाइम्स, इसके ब्रेकडाउन के लिए अगर इकोलाई एक सक्सेसफुल एक एंजाइम बना पाया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एडेप्टिव मैकेनिज्म। मतलब सबस्ट्रेट को देख करके अगर इकोलाई ने अपने लिए एंजाइम चेंज कर दिया, उसको हम बोलेंगे एडेप्टिव मैकेनिज्म। मतलब अपने बाजू में जैसी शुगर थी उसको देख करके इकोलाई ने अगर अपनी एंजाइम्स को चेंज कर दिया, तो ऐसे एंजाइम्स जो एडेप्टिव मैकेनिज्म से बने हैं, वो एंजाइम क्या होंगे, एडेप्टिव एंजाइम। पहले बताओ ये वाली बात आई क्या दिमाग में, समझ में बैठे क्या तुमको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बैठी ये बात दिमाग में, फिर से बोल रही हूँ, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, कह रही हूँ ये इधर देखो, इकोलाई के पास एबिलिटी है लैक्टोज की ब्रेकडाउन की बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, इसको पूरा भूल जाओ नीचे वाले को। इकोलाई हैज एबिलिटी कि वो लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर सकता है बीटा गैलेक्टोसिडेज से, ठीक है। मान लो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपकी आजू बाजू की जो शुगर है वो ही चेंज हो गई, सबस्ट्रेट ही चेंज हो गया, ये सबस्ट्रेट है ना जिसके ऊपर काम हो रहा है, सबस्ट्रेट वो होता है जिसपे काम होता है ना, सबस्ट्रेट वो होता है जिसपे काम होता है, RAT हाँ। तो अगर मान लो, ये इतना लेट लेट आते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर ये सबस्ट्रेट ही चेंज हो गया, अगर ये सबस्ट्रेट चेंज हो गया, इकोलाई के पास अगर एबिलिटी है सबस्ट्रेट को देख करके स्पेसिफिक एंजाइम्स चेंज करके बनाने की, तो उसने क्या किया, अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एडेप्ट किया। अगर नहीं करता तो क्या होता भाई, नहीं करता तो क्या, और क्यों ही किया उसने, देखो करने उसके लिए जरूरी था, क्योंकि उसको सर्वाइवल की बात है उसकी, है ना। अब जिंदा रहना है तो अब डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे यही खाना खाना है। अगर इकोलाई को आप लैक्टोज नहीं दे रहे हो, तो उसको अपने अगर दूसरी शुगर भी दी, तो अगर वो ऐसा एडेप्टिव मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है, मतलब सबस्ट्रेट को देख करके अपने एंजाइम को चेंज करने की एबिलिटी रखता है, उस समय हम क्या बोलेंगे, एडेप्टिव मैकेनिज्म है। मतलब चेंज को देख करके उसने अडेप्ट कर लिया, वरना मर जाएगा। उसको खाने की बात आ रही है ना बाबा, अभी खाने के लाले आ जाएंगे, तो आप ये नहीं बोल सकते ना मुझे तंदूरी चिकन खाना है, मुझे बटर पनीर मसाला खाना है। भैया आपको जो मिल रहा है जिंदा रहने के लिए खाना है, तो आपको वही खाना पड़ेगा, है ना। तो वही बात आ रही है यहाँ पे, अगर सर्वाइवल की बात आ रही है, तो अगर ये एडेप्टिव मैकेनिज्म से सॉरी एडेप्ट कर लेता है, उसको हम बोलते हैं एडेप्टिव मैकेनिज्म। और ऐसे मैकेनिज्म से जो एंजाइम बने हैं उसको हम कहते हैं एडेप्टिव एंजाइम्स। फटाक से बताओ, 6 मिनट है, मुझे और भी बतानी है चीजें। और इसी एडेप्टेबल एंजाइम्स को, सॉरी ओके, इसी एडेप्टेबल गुड दृष्टि, इसी एडेप्टेबल एंजाइम्स को अपन क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल
एंजाइम्स। इंड्यूसिबल मतलब हमने इसको मजबूर किया, हमने इन द सेंस इसके बाजू वाले सबस्ट्रेट ने इसको मजबूर किया कि भाई देखो अगर जिंदा रहना है तो तुझे इस प्रोसेस को करवाना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। इंड्यूस मीन्स करवाना पड़ेगा, तू चाहे या ना चाहे, अगर तुझे करवाना पड़ेगा तो दैट इज कॉल्ड इज इंड्यूसेबल एंजाइम, है ना। तो ये एडेप्टिव मैकेनिज्म जो कह रही हूँ ना, अगर इसकी जगह पे इंड्यूसिबल मैकेनिज्म भी आता है तो आपको दिमाग में अपनी समझ में आना चाहिए कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। वैसे ये पूछेगा नहीं, इसके बाद वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो कल आई मीन मंडे को होगा, बट ये बेसिक जरूरी है, वरना तुमको मैं अब बोलूंगी इंड्यूसर जीन, एडेप्टिव, ये सब तो आपको पता होना चाहिए, मैं वहां पे रिपीट नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो ये इंड्यूसिबल एंजाइम्स क्या होंगी, जो एडेप्टिव एंजाइम का ही दूसरा नाम है, जो एडेप्टेशंस की वजह से बने हैं, है ना। इसी को ही अपन ने बोला, ये इसी का ही एडेप्टिव का ही दूसरा नाम है इंड्यूसिबल, समझ में आया। तो अब क्या होता है, ऐसा क्या हुआ जो ये हुआ, तो कुछ सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं, मतलब अ सेट ऑफ जीन्स इज स्विच्ड ऑन व्हेन देयर इज अ नेसेसिटी टू मेटाबोलाइज अ न्यू सबस्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अ सेट ऑफ जीन्स होते हैं, अ सेट ऑफ जीन्स व्हिच वर्क फॉर मेटाबोलाइजिंग अ न्यू शुगर, है ना, मेटाबोलाइजिंग अ न्यू शुगर, समझ रहे हो। अ सेट ऑफ जीन्स आते हैं जो मेटाबोलाइज करते हैं नए शुगर को, है ना। मतलब सेट ऑफ जीन्स इज स्विच्ड ऑन, ये स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ मैकेनिज्म भी आता है। स्विच्ड ऑन मतलब समय सबस्ट्रेट चेंज हो गया ना, अब सबस्ट्रेट चेंज हो गया तो उसकी जिंदा रहने की बात आ गई, सबस्ट्रेट चेंज्ड, तो अभी सबस्ट्रेट चेंज हो गया तो इसको अपने कुछ दूसरे सेट ऑफ जीन्स को रेगुलेट करना था पड़ेगा, जिससे ये नए सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज कर पाए। क्यों दीदी, पुराने इससे नहीं हो सकता बेटा, पुराने जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज की सिंथेसिस के लिए। तो आप मुझे बताओ ना, आप पालक से दाल चावल नहीं बना सकते ना, आपको दाल चावल बनाने के लिए दाल और चावल वाला सबस्ट्रेट चाहिए, पालक की सब्जी के लिए पालक चाहिए, है ना। तो आप सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग बात करोगे, वहां पर जो जीन्स थे वो बीटा गैलेक्टोसिडेज इसलिए बना रहे थे क्योंकि उनको लैक्टोज का ब्रेकडाउन करना था। अब आपने शुगर ही चेंज कर दी है तो फिर दूसरे सेट ऑफ जीन्स को काम करना पड़ेगा ना, है ना। आपके आईज के जीन्स ही आपके आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपके लेग्स के जीन्स या फिर आपके टोज के जीन्स तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे ना आपके आईज के लिए। हर जीन अपने अपने लिए, यहाँ से यही समझ आ रही हूँ मैं, अ सेट ऑफ जीन्स, हर जीन अपना अपना काम कर रहा है ना। तो a set of genes will be switched on when there is a necessity to metabolize a new substrate and this is called as induction, and a small molecule responsible for this is inducer। inducer मतलब मजबूरन करना पड़ा इसको, इंड्यूसर, कोई एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल आया जिसने इस प्रोसेस को करने लगाया। क्यों करने लगाया, क्योंकि सबस्ट्रेट हो गया है चेंज, बात आ गई है उसके सर्वाइवल की, जिंदा रहना है या नहीं, सबस्ट्रेट हैज बीन चेंज्ड, तो इट विल हैव टू यूज अ सर्टेन इंड्यूसर जीन्स और इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स विच विल इंड्यूस, जबरदस्ती करवाएंगे इससे, प्रोसेस करना ही पड़ेगा तुमको वरना मर जाएगा वो। तो वो अगर ऐसा करता है तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव मतलब सबस्ट्रेट चेंज हुआ और उसके अकॉर्डिंगली इसको काम करना पड़ा, पॉजिटिव कंट्रोल। मान लो सबस्ट्रेट नहीं चेंज हुआ है और ऑलरेडी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो चुका है शुगर्स में छोटी छोटी, तो ये इंड्यूसर आएगा ही नहीं ना, इंड्यूसर आएगा ही नहीं तो प्रोसेस होगा ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड इज नेगेटिव कंट्रोल। मतलब एनॉर्मस अमाउंट में फूड है, आप उसको बोल रहे हो नहीं तू और बना, क्यों बनाएगा भाई, वो उसके पास शुगर्स है ना छोटी छोटी, पहले वो उसको तो यूज करे, है ना। तो ऑलरेडी फूड प्रेजेंट है, हम मम्मी को बोलते हैं नहीं आप ना अभी मेरे लिए दूसरा खाना बनाओ, तो मम्मी क्या बोलती है पहले वाला पड़ा है वो तो खा, है ना। तो यहाँ पर भी वही होता है, अगर कुछ नहीं है तभी ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। मान लो एनॉर्मस अमाउंट में फूड प्रेजेंट है तो ऐसे कोई एंजाइम्स नहीं बनाता है, पहले उनको यूटिलाइज करता है और उसको हम कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल। मतलब कोई चीज भरपूर अमाउंट में है तो आप उसको क्यों सिंथेसाइज करोगे फिर से, है ना। समझ में आया, यहाँ पे आई विल हैव टू स्टॉप, तो यू हैव टू आस्क मी योर डाउट्स नाउ। Tomorrow, I mean on Monday, please come by revising this. And there is no holiday on Monday. और जो मंडे को नहीं आएगा उसको ट्यूसडे की भी क्लास नहीं समझेगी, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन हॉलीडे ले लेना फिर। इसलिए बोल रही हूँ आ जाना 40 मिनट्स, चलो एक ही सेशन ले लेंगे मंडे को, बस आ जाना, ठीक है। राखी के इसमें हैंगओवर में मत रहना प्लीज। ओके, इंड्यूसर मीन्स रिश्ती समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द प्रोसेस, मजबूरन करवा रही है उसको, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी कि ये सबस्ट्रेट बनाना, सबस्ट्रेट पे काम करना है, लेकिन उसके पास अगर जीने के वांदे हो जाएंगे तो वो क्या करेगा,
इंड्यूस करेगा, वो प्रोसेस को करेगा वो, दैट इज व्हाट इज इंड्यूस। अब उसको करवाया जाएगा उससे, ये सेट ऑफ जीन्स बोलेंगे तुमको काम करना पड़ेगा, करो ऐसा। इज इट फाइन दृष्टि? ओके, have you all understood? Should I stop the meeting over here? Fine, I'm stopping the meeting here. If you have any doubts, you may ask me. Okay, you may ask me on WhatsApp. Fine. Okay, thank you.